नमस्कार दोस्तों। तो आज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द mainly we are going to learn about panch koshas and their integration, how we can integrate in our nature cure and yoga system। किस तरह से हम पंच कोशों को और पंच कोशा के लेवल पे किस तरीके से हम योग और प्राकृतिक चिकित्सा के ट्रीटमेंट्स को प्लान करते हैं। नाउ we all know that whether it is modern medical system or Ayush के सारे systems, everybody, all the systems are everybody is trying hard to give you health. Actually the main purpose of everybody is to give health, लेकिन we have to understand that every system has got a limitation. Today we all know that every disease जितनी भी बीमारियां हैं, it originates at the level of your mind. So every disease originates at the level of your mind. तो बीमारी को क्या कहते हैं? व्याधि। और जो भी व्याधि मन में उत्पन्न होती है, जो भी बीमारी मन में उत्पन्न होती है, उसको हम आदिज व्याधि कहते हैं। और whenever how this mind body complex is interlinked, we have to understand। जब भी कोई छोटा सा छोटा थॉट या कोई स्ट्रेस का एक स्टिमुलस हो या कोई भी एक्टिविटी which happens around us and then we respond to that or we react to that, the way we react to that creates some changes inside your mind। अगर आप के सामने मान लीजिए कि एक बहुत ही अच्छा सिचुएशन है, यू हैव गॉट वेरी गुड न्यूज़, तो उस समय आपका जो रिस्पॉन्स होगा इट विल बी डिफरेंट। बट इफ़ यू आर इन ए शॉक, इफ़ यू गेट सम बैड न्यूज़, अगर आपको कोई बुरी खबर मिलती है तो आपका रिस्पॉन्स अलग होगा। इम्पैक्ट इसका आपके मन पे पड़ेगा। तो इस पंचकोशा थ्योरी में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हाउ वी कैन combine different systems to get the proper health। ठीक है? So now let us start। So before we start, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, because we are going to give you in detail about yogic therapy, yogic philosophy, naturopathy, management of different diseases। अगर आपको कोई बीमारी के बारे में जानकारी चाहिए तो you can comment and we will definitely try to help you out in that। तो चलिए शुरू करते हैं। तो there are 5 koshas। The first one is अन्नमय कोश और physical body। Subtler to that is प्राणमय कोश और प्राणिक body। Subtler to that is मनोमय कोश और mental body। उससे भी subtler, उससे भी सूक्ष्म जो है उसको कहा जाता है विज्ञानमय कोश और intellectual body। And the last one is bliss body और आनंदमय कोश। Now let us try and understand, this is just like a layer। जैसे आप प्याज देखते हैं, just like an onion, तो प्याज एक लेयर बाय लेयर आप देखेंगे कि एक लेयर आपने हटाया तो एक और लेयर निकलता है। तो इसी तरीके से इट इज़ फॉर्म्ड। तो आप ये सोच लीजिए कि कोई ऐसा प्याज जिसके सिर्फ 5 लेयर्स हैं, एंड द इनर मोस्ट इज योर इनर सेल्फ, और जो सबसे पास है उसके वो है आनंदमय कोश। बिकॉज द एक्चुअली द कैरेक्टर यू कैन से, जो आत्मा का जो स्वरूप है वो सच्चित आनंद है, हमेशा आनंद में, सत में। तो सच्चिदानंद का जो स्वरूप है, जो आत्मा का स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, तो इसलिए वो हमेशा आनंद के
साथ ही रहता है। तो चलिए हम वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे बिकॉज इट इज़ मोर ऑफ फिलोसफिकल पार्ट, और मे बी इन हायर स्टेजेस ऑफ योगिक फिलोसफी वी विल डिस्कस अबाउट दिस। तो आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं, पहला द फर्स्ट वन इज कॉल्ड अन्नमय कोश। नाउ व्हाट इज अन्नमय कोश? तो अन्नमय कोशा फिजियोलॉजिकली इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, एनाटॉमिकली इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, अन्नमय कोशा इज द कोशा और द शीथ which is made up of your cells, tissues, organ system, your physiological body. Your physiological complex is your annamaya kosha. Whatever you see, whatever you feel, everything is your annamaya kosha or physical body. Now we all know that अगर किसी को कोई बीमारी होती है, suppose somebody is suffering from some disease, so what happens? This disease normally manifest at the level of physical body, what we see. तो हर बीमारी अगर उसका स्वरूप देखना होता है तो हमें काफ़ी बीमारियों का अक्सर आप देखते हैं कि अन्नमय कोश या भौतिक शरीर पे ही आपको दिखाई देता है। जैसे किसी को शुगर बढ़ गया, डायबिटीज़ हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, अस्थमा हो गया, या फिर अगर उसको कोई और बीमारी हो गई तो वो फिजिकल बॉडी पे यू कैन सी दैट। तो फिजिकल बॉडी यानी कि अन्नमय कोश पे अगर कोई सिम्टम है तो उसको ट्रीटमेंट फिजिकल लेवल पे देना पड़ेगा। लेकिन फिर ये 5 कोश क्या हैं, इनका इम्पोर्टेंस क्या है ना? तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट कोशा इज प्राणमय कोशा। प्राणमय कोशा, तो प्राणमय कोशा मीन्स इट इज कॉल्ड प्राणिक शीथ। अब प्राणिक शीथ का अर्थ ये हुआ कि द बॉडी विच इज सटलर टू द फिजिकल बॉडी, एंड दिस इज द शीथ और कोशा और द बॉडी और द एंटिटी विच टेक्स केयर ऑफ योर फिजिकल बॉडी टिल यू लिव ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। जब तक आप जीवित हैं इस शरीर में, आप प्राण वायु को लेंगे और दूषित वायु को छोड़ेंगे, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो आप यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते। तो प्राणमय कोश इज वेरी इंपॉर्टेंट। देर आर 5 प्राणास, 5 उपप्राणास, 5 पंच प्राण हैं, 5 उपप्राण हैं, और इन पंच प्राणों का पूरे शरीर में एक अपना एरिया है। इसी शीथ में, इसी कोश में नाड़ियाँ हैं, चक्र हैं, और इन चक्रों को कैसे बनाया जाता है या कैसे बनते हैं इसके बारे में भी डिटेल में हम बात करेंगे आगे अपने दूसरे वीडियोस में, जहाँ पर हम कुंडलिनी के बारे में बात करेंगे। तो आप ये देखेंगे कि आपके फिजिकल बॉडी को, योर फिजिकल बॉडी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द प्राणिक बॉडी। Unless and until you inhale oxygen or you inhale prana, and that prana is utilized by your whole body, you cannot survive. So if you just try to think of your physical body, अगर आप ये सोचें कि आप केवल अन्नमय कोशा you will try to balance that and you don't worry about the pranamaya kosha, then it is going to create a lot of problem. सांस लेना भूल गए हैं लोग, अभी सांस लेना ही नहीं चाहते। और प्रेजेंट सिचुएशन जो है कोविड में, वैसे भी सांस आप नहीं ले सकते, मास्क लगाने के बाद वैसे भी सांस नहीं आ पाती ठीक से। तो यू हैव टू लर्न प्रॉपर प्राणायाम, यू हैव टू लर्न ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो आपके प्राणमय कोश को ठीक रखें। अब प्राणमय कोश से भी सटलर सूक्ष्म जो है वो है मनोमय कोश। अब मनोमय कोश अगर क्षिप्त अवस्था है, विक्षिप्त अवस्था है, यानी कि या मूढ़ अवस्था है, विमूढ़ अवस्था है, यानी कि या तो डल माइंड है या वॉन्डरिंग माइंड है या हॉपिंग, एक जगह से दूसरी जगह पे आपका मन भटक रहा है, तो भी आप देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे, क्योंकि आप अपनी लाइफ में कभी भी सेटल नहीं हो पाएंगे। आपको एकाग्रावस्था
की तरफ बढ़ना है, यही योग भी कहता है। और निरोधावस्था तो विरले ही पहुंचते हैं, सभी लोग पहुंच भी नहीं सकते। तो जब आपका मन पूरी तरह से सभी क्लेशों से दूर होगा, सभी वृत्तियों को कंट्रोल में कर लेगा, जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, आपका मन एक बैलेंस स्टेट में होगा या स्थिरता आ जाएगी उसमें, तब उस समय आप देखेंगे कि आपका प्राणमय कोश और अन्नमय कोश भी काफ़ी हद तक बैलेंस रहेगा, क्योंकि आपका मन जैसा होगा वैसा ही आपके प्राण चलेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, इफ़ यू आर वेरी एंग्री, इफ़ यू आर सुपर एक्साइटेड इन योर लाइफ, यू विल सी चेंज इन योर ब्रेथ, यू विल स्टार्ट ब्रीदिंग फास्ट। इफ़ यू आर इन ए शॉक, अगर आप शॉक में हैं तो आप देखेंगे कि आपकी ब्रीदिंग कम हो गई है वहाँ पर। तो मन को स्थिरता प्रदान करना या मन को निरुद्धावस्था में पहुँचाना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना इसके, बिना मन को साधे आप शरीर को साध नहीं सकते, बिल्कुल नहीं हो सकता ये। और मन को भी सही रास्ता दिखाने के लिए आपको सही नॉलेज अगर मन को देना है, सही रास्ता दिखाना है अगर, तो उसके लिए भी आपको कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप मन को खुला छोड़ देते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, मन तो अपने भटकता रहेगा, कहीं भी कुछ भी होता रहेगा। तो इसलिए what we have to do is, because these 3 levels are very important, but the 4th level, intellectual level or Vijnanamay Kosh, has got very important, it has got its own importance, because it is your intellectual sheath, it is your intellect which will decide that which path you are going to choose. आप कौन सा रास्ता अपनाने वाले हैं, सही या गलत। अगर आप सही अपनाएंगे, सही तरीके से एक्सरसाइजेस करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, आसन प्राणायाम लगाएंगे, तो आपको अच्छी हेल्थ मिलेगी। गलत, आप 12 बजे तक सोएंगे, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई आसन प्राणायाम नहीं, खान पान सब गड़बड़, तो वो गाइड कौन कर रहा है? वो गाइड आपको विज्ञानमय कोश से, वहाँ से ही आपको रास्ता मिलता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर विज्ञानमय कोश और इंटेलेक्चुअल बॉडी इज बैलेंस्ड। नाउ दिस and once this all the 4 sheaths are balanced, तो आप कह सकते हैं कि आपका almost 99% health you have achieved, because if you're physically healthy, if your pranic body is balanced, if your mental body is balanced, intellectual body is balanced, then everything is done. Now we have to understand that how, करना क्या है हमें, क्योंकि पूरी कहानी, full philosophy, everything everybody talks, but what we have to do? So this is the time where we have to integrate the systems. So what we are going to do is, we will start with the intellectual body. Intellectual body मतलब your Vijnanamay Kosh. अब Vijnanamay Kosh, your intellect, which is going to give you path, right path. तो what you are going to do, how to, what activity, क्या करेंगे आप कि आप अपने मन को सही रास्ता दिखा सकें या आप अपने आप को सही दिशा में ले जा सकें. What you are going to do? So what you are going to do is, there are few selected practices जो हम directly, if you want to learn from me, you can come to me, I can teach you. But for your knowledge, it is very important that if you follow Swadhyay and Ishwar Pranidhan. Swadhyay is self-study and Ishwar Pranidhan is total surrenderance to God. So Swadhyay of your scriptures, and remember, anything which misleads you or which teaches you to harm anybody is wrong. So like when we teach, we talk about Bhagavad Gita, we talk about Ramayana, we talk about Vedas, we talk about Upanishads. So any constructive thought, when you read it and when you discuss, when you try to understand it, it gives a very clear path to you that which side you have to go.
जब आप अपने मन को संभालना चाहते हैं तो उसके लिए उसकी खुराक बहुत सही होनी चाहिए, और उसकी खुराक जब आप भगवत गीता या उपनिषद इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो उसकी खुराक बिल्कुल सही होगी, वहाँ पर कहीं भी मिसलीड होने का चांस नहीं होगा आपको। ठीक। नाउ नेक्स्ट इज ईश्वर प्रणिधान। अब ईश्वर प्रणिधान जो है मीन्स टोटल सरेंडर्स टू गॉड। ईश्वर में पूरी श्रद्धा रखना, श्रद्धा भक्ति समर्पण रहना ईश्वर के प्रति। तो ईश्वर पे असीम श्रद्धा रखना, चाहे वो बुरा हो रहा हो, आपके साथ अच्छा हो रहा, बट अटूट श्रद्धा होना चाहिए। इफ यू सरेंडर योरसेल्फ टू द हायर एनर्जी, ऑटोमेटिकली योर एनर्जी लेवल बिकम्स वेरी हाई। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सरेंडर, whether you do good, whether you do bad, whatever you do, you surrender everything to the Lord. जब आप पूरी तरह से समर्पण कर देंगे ईश्वर को, तो उस समर्पित भाव से आपकी अपनी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो फॉर योर इंटेलेक्चुअल बॉडी, फॉर योर विज्ञानमय कोश, दिस टू एक्टिविटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ में आप सत्संग कर सकते हैं, आप भगवत गीता या कोई सत्संग किसी महापुरुष का चल रहा हो, वहाँ आप सुनेंगे तो वो आपको गाइड करेगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। सो दिस एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस एक्टिविटी विल हैव ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द प्राणमय योर मनोमय कोशा। नाउ विल कम टू मनोमय कोशा। नाउ यू नो कि स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ डिजीज। स्ट्रेस कहाँ होता है? मन में होता है। चोट पैर में लगेगी, लेकिन दर्द के बारे में सोचना क्या होगा नहीं होगा मन में होता है। तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि यस, दिस इज गोइंग टू हैपन, बट व्हाट एक्टिविटीज यू आर गोइंग टू फॉलो टू रिड्यूस दैट स्ट्रेस। तो योग में हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी का ही बताई गई है, जिसको कहा गया है ध्यान। दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। सो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ थॉट्स टुवर्ड्स वन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मेडिटेशन। तो हम क्या करेंगे? ध्यान का अभ्यास करेंगे। अब ध्यान बहुत वैराइटीज हैं। ध्यान ओमकार ध्यान कर सकते हैं, प्राणिक हीलर्स ट्विन हार्ट मेडिटेशन कर सकते हैं, आप ओमकार ध्यान नाद अनुसंधान लगा सकते हैं, योग निद्रा कर सकते हैं, कुंडलनी ध्यान कर सकते हैं, एनीथिंग। आपको लेकिन ध्यान करना डेली ज़रूरी है, ताकि आपका मन धीरे 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 बिल्कुल एक थॉटलेस स्टेट में पहुँचे, एक एकाग्रावस्था आए मन को। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जिससे योग निद्रा हुआ। योग निद्रा एक बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक है, जिसको आप सीख सकते हैं हमसे भी। और हम जो योग निद्रा सिखाते हैं वो थेरेपेटिक योग निद्रा है, जो आपके कुंडलनी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम आपकी हीलिंग के लिए, किसी भी बीमारी के लिए बहुत अच्छा है। तो योग निद्रा आप कर सकते हैं, नाद अनुसंधान कर सकते हैं, कुंडलनी साधना कर सकते हैं। इसके साथ में इमोशनल कल्चर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इमोशनल कल्चर मन के साथ जुड़ा हुआ है। इमोशंस आपके मन के साथ ही जुड़े हुए हैं। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज़, इफ़ यू वांट टू कल्चर योर इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस इफ यू वांट टू क्रिएट, सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज़, यू हैव टू स्टार्ट सिंगिंग भजन्स। सो भजन अगर आप गाना जानते हैं या नहीं जानते हैं, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हियर। इम्पॉर्टेंट इज़ यू प्ले ए भजन एंड स्टार्ट सिंगिंग विद दैट। ऑटोमेटिकली पूरे मन से जब आप भजन गाने लगेंगे, तो अंदर के पूरे जितने भी सप्रेस्ड इमोशंस होंगे, एवरीथिंग विल कम आउट एंड विल बी फ्री फ्रॉम द स्ट्रेस एंड टेंशन। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि इसको इसी फॉर्म में फॉलो किया जाए। ठीक है, अब आपने मन को कैसे ठीक रखना है ये समझ लिया। नाउ नेक्स्ट विल कम टू प्राणमय कोश। नाउ प्राणमय कोश इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हैज़ गॉट डायरेक्ट इफेक्ट ऑन योर माइंड ऑल्सो, एट द सेम टाइम एट योर फिजिकल बॉडी ऑल्सो। सो प्राणमय कोश, before you start any pranayam, you have to remember that your lungs are not prepared for the pranayama. Pranayama is a very higher practice, little higher than your asanas. आप सबको पता है। तो learn pranayam from some experienced yoga and naturopathy physician, because we practice for 5.5 years, and that is more than anybody learning yoga, whether you are doing certificate or anything, whatever. ठीक है। So learn under proper guidance,
एंड देन प्राणायाम समय के हिसाब से, आपकी कंडीशन के हिसाब से, बिकॉज अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ कंडीशन प्राणायामास आर डिफरेंट. यू कैनॉट प्रैक्टिस एवरीथिंग इन एवरी कंडीशन. So those pranayamas which are suppose you have diabetes mellitus, so diabetes mellitus के लिए एक दो प्राणायाम जो important है that you have to do. आपने उनको किया प्राणायाम को, एंड प्राणायाम को करने के बाद उनका रिपीटेशन किया. किन कंडीशंस में यू कैन डू कुंभका और रिटेंशन, एंड इन विच कंडीशंस यू कैन नॉट डू कुंभका, those things you should know. So that can be taught only by a experienced doctor, yoga doctor. So learn properly so that you properly frame the practices, है ना. So pranayama, now comes your major part, that is your physical body, because after your mental sufferings, after your pranic imbalances, whatever is going to be seen is at the level of your physical body. So what you can do, if your condition is very acute, very severe, very problematic, go for modern medical system. आप कर सकते हैं, it will help you. Or you can if you know Ayurvedic, good Ayurvedic physician, follow Ayurveda. If you are having good faith in yoga and naturopathy system, follow naturopathy, Unani, Siddha, Homeopathy, Soripa, anything. So this, all the systems are going to help your physical body. आपका जो भौतिक शरीर है उसके लिए ही ये सारे systems बने हुए हैं. लेकिन आपको, you all have to understand one thing. If somebody claims that by doing this practice, by doing that practice, your concentration can increase, so it is not going to happen, because for concentration you need a physical practice. Some medicine cannot create a concentration inside you, that everybody understands. So it is very important in today's time that we have to integrate the system along with yogic therapy. So once you integrate the system, you just understand one thing. For your physical body you have so many techniques, so many modalities, but for pranic body you don't have anything. So for pranic body what you are doing yoga. For mental body also you are doing yoga. For intellectual body also you are doing yoga. So, and for physical body also you have asanas, you have kriyas, you have bandhas, mudras, so many things are there. So if you combine yoga sadhana or yoga therapy with any system, preferably yoga naturopathy, the results will be surprising for you. क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपको बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, बिना किसी प्रॉब्लम के आपको हेल्थ देगा. मैंने पहले ही कहा कि अगर आपकी कंडीशन सीवियर है या फिर कोई ऐसा ट्रोमेटिक कंडीशन है, कोई एक्सीडेंट का केस है, तो वहाँ आप नेचुरोपैथी योगा से कुछ नहीं कर पाएंगे. आप योगा तब भी कर सकता है क्योंकि आप पोस्ट रिकवरी फेज़ में स्ट्रेस को कम करने के लिए कुछ प्राणायाम, कुछ मेडिटेशंस वहाँ कर सकते हैं, बैठे बैठे जो भी हो सकता है. बट इफ़ यू कंबाइन you will get the best results. So it is very important that we all understand the importance of Indian system of medicine. हमारे भारत में जो कुछ भी है, it is basically, जो भी जिसको कहना है कहे, but it is complete. Whether it is Ayurveda, it is yoga, naturopathy, Unani, Siddha, anything. It has got its own philosophy and it has got its own rich history. So this is the basic concept of Panchkosha theory. So Panchkosha theory is mainly based, it is mainly practiced in yoga and naturopathy field only, because we plan your treatments in that way. जब भी आप, whenever you go to any yoga naturopathy physician for physical level yogic practices and naturopathy or Ayurvedic practices, Panchkarma practices, then for pranic level, for mental level, for intellectual level, different therapies are planned and then it is given to you, and because of that only you get the good results also. So I think I have given you a clear picture. If you have any doubts,
if you want to understand what it is, if you want to have a consultation, if you want to have a diet chart, if you need a yoga consultation कि किस बीमारी में कौन सी चीज़ें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, you can comment, but important is follow the correct thing. Don't just follow whatever is told, whatever is marketed. ठीक है, तो अगले वीडियो तक नमस्कार, फिर मिलते हैं.